किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे नु भाई, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया जी? बच्चा कहता है फैमिली बहुत वधिया सर, तुसी सुनाओ की हाल चाल? आपा भी एकदम वधिया जी। कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया लग रहा हूँ ना? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया लग रहे हो सर। और पता है आज ना, मतलब हम वही वाली बात हो रही है, आज हम इमोशनल भी हैं खुश भी हैं। इमोशनल क्यों भाई तुम? इमोशनल किस बात क्यों? क्योंकि आज हमारा लास्ट सेशन है इसलिए इमोशनल हो? तो कोई बात नहीं सर, रात को 10 बजे फिर लाइव मिलेंगे। एक बात बताओ, हमारा नाता टूट नहीं सकता सर। मतलब जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, उसके बाद भी रहूंगा, बट हाँ एग्जाम तक मुझे कंप्लीट रिवीजन भी करवानी थी। मैंने कमिटमेंट की थी कि क्वेश्चन भी कराऊंगा। वैसे क्वेश्चन हमने साथ साथ कंप्लीट काफ़ी सारे कर लिए थे, बट फिर दोबारा से आज रात को 10 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ जी, हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कई सारे बच्चों को ना भी ये कन्फ्यूज़न है कि सर हम मिक्स एमसीक्यूज करेंगे या आईसीएसए वाले करेंगे? हम दोनों करेंगे जी। मतलब मैं मिक्स एमसीक्यूज कराऊंगा, उसमें आईसीएसए वाले क्वेश्चन डाल दूंगा। मतलब आपकी हर तमन्ना पूरी कर दूंगा कि जो आईसीएसए पिछले 5 साल के क्वेश्चन होंगे वो भी हम करेंगे जी। और इवन दिसंबर 2020 का एग्जाम जो था उसको भी मैं कराऊंगा जी। तो टेंशन मत लो सर, जब तक आपका बड़ा भाई तंदुरुस्त है, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, आपका प्यार मेरे साथ है, तब तक मैं यहाँ पे आऊँगा और आपकी पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा जी। और आज हमारा फाइनली 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 आज हमारा लास्ट सेशन है स्टूडेंट दरबार का जी, क्योंकि सारे इनकम टैक्स के ऑलमोस्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें 3 चैप्टर की रिवीजन करनी है। एक तो हम रिवीजन करेंगे मैट की, एक हम रिवीजन करेंगे एएमटी की, एक हम रिवीजन करेंगे आपका एक टॉपिक हमारा है अपील का, उसके हम रिवीजन करेंगे। अच्छा, अब कई बच्चे अलग अलग फरमाइश लेके आ रहे हैं कि सर ट्रांसफर प्राइसिंग करवा दो, जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं DDAA करा दो। मैंने पहले भी कहा था सर, CS प्रोफेशनल वाले बच्चों की प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो, उसके अंदर इंटरनेशनल टैक्सेशन की कंप्लीट रिवीजन मैंने डाली हुई है। बच्चा कह रहा है सर क्या सेम लेवल हमें करना है? बिल्कुल सेम लेवल करना है सर, बिल्कुल सेम लेवल करना है। आपके एग्जाम में थोड़ा सा भी कम नहीं है, जो मैंने CS प्रोफेशनल के अंदर कराया है वही सेम CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस के अंदर एप्लीकेबल है, ठीक है नहीं? और बाकी बड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट वाला चैप्टर, वो पूरा डिटेल में मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, अगर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा जी। और एग्रीकल्चर इनकम वाला चैप्टर तो बस 5 मिनट का है, अगर टाइम बचा तो हम आज रिवीजन कर लेंगे, नहीं बचा तो आप उसकी खुद भी रिवीजन कर सकते हो। उसमें अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना जी, ठीक है जी। अगर कोई भी उसके अंदर डाउट होगा तो मुझे, वैसे आज हमारा 27 मिनट वाला सेशन है ना, मतलब इसके बाद हमारा 27 मिनट वाला भी है, वो भी आपका लाइव प्रीमियर चलेगा। क्योंकि मेरे फैमिली में प्रॉब्लम, मतलब किसी की तबीयत ख़राब है तो मुझे उनके साथ जाना पड़ रहा है डेली बेस पे मेडिसिन लेने के लिए, तो मैं ये नहीं चाहता कि आपके सेशन बंद हों, तो इसलिए मैं लाइव प्रीमियर चला देता हूँ। बट आज रात को 10 बजे मैं लाइव आऊँगा जी। 10 बजे तो हम लाइव ही मिलेंगे, MCQs की पहली क्लास हम करेंगे और पहले हम स्टार्ट करेंगे GST, ठीक है जी। पहले 6-7 दिन हम GST करेंगे, उसके बाद जितने दिन होंगे उसमें हम इनकम टैक्स करेंगे। मतलब 7 दिन में ना GST के इतने क्वेश्चन करवा दूंगा, इतने करवा दूंगा कि अगर आपके एग्जाम में 30 नंबर का GST है, जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं 30 के 30 आएंगे, और जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं अगर 45 नंबर का GST है तो सर 45 में से 45 नंबर ही बनेंगे। इतना बढ़िया तरीके से हम GST करेंगे। तो मैं बस आपसे ये मतलब ये उम्मीद करके चलता हूँ कि कोई बच्चा सिंगल क्लास भी गलती से मिस ना करे, क्योंकि सर क्वेश्चन मैंने बहुत बढ़िया बनाए हैं। अभी मैं थोड़ी देर के बाद ही टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा जी, अभी मैं थोड़ी देर के बाद ही टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा क्वेश्चन। अगर आपसे अभी सोल्व हो जाएंगे तो अच्छी बात है, आके आंसर मैच कर लें, नहीं होंगे तो टेंशन मत लेना। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, हर वैरायटी के हैं जो एग्जाम के अंदर बनते हैं, बस ये बात ध्यान देना जी। उसमें दिसंबर 20 वाले भी होंगे, पास्ट एग्जाम्स के भी होंगे, दूसरे क्वेश्चन होंगे, हर वैरायटी मैंने उसके अंदर डाली है। तो आपने बस सिंगल क्लास मिस नहीं करनी, बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है? कमिटमेंट करके जा रही हो, पक्का पक्का स्टार्ट करें सेशन। चलो, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। स्टूडेंट दरबार को फिर दोबारा से आपने हिट किया जी। एक तरह से हमारा सीजन 2 था, सीजन 1 मैं लास्ट टाइम लेके आया था, सीजन 2 हमारा था, सीजन 2 को भी आपने बहुत सारा प्यार दिया। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए सर, ठीक है जी। चलो इधर सुनो ध्यान से, अब सेशन स्टार्ट करते हैं फाइनली जी। लो जी, इधर सुना ध्यान से, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे चैप्टर अभी तक हमने कौन कौन से रिवाइज कर लिए हैं जी। जो बच्चे मे बी आज नए जुड़े हैं, मैं बता दूं ऑलमोस्ट पूरा इनकम टैक्स हम रिवाइज कर चुके हैं। फाइनली आज हमारी इनकम टैक्स की लास्ट रिवीजन क्लास है जी, और हमने जल्दबाजी में नहीं किया। मेरे दूसरे बच्चे आपको बता देंगे कितनी डिटेल में हमने रिवीजन किया सर।
हर कॉन्सेप्ट को हमने बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज किया है। वो बात अलग है, रेगुलर बैच की तरह नहीं किया, बट हमने रिवीजन बढ़िया तरीके से की है। एक बार चेक करो जी, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर ये हम कर चुके हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ये भी आपको रिवाइज करवा चुका हूँ जी। DTAA CS प्रोफेशनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लोगे, ओनली फॉर ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस के अंदर ये चैप्टर नहीं है। उसके बाद जी सैलरी हम कर चुके हैं, हाउस प्रॉपर्टी हो चुका है, कैपिटल गेन कर चुके हैं, PGP कर चुके हैं, अदर सोर्स कर चुके हैं, क्लबिंग कर चुके हैं, सेट ऑफ कर चुके हैं, डिडक्शन रिवाइज कर चुके हैं, एग्रीकल्चर इनकम अगर टाइम बचा तो आज हम करेंगे, नहीं तो इसको आपको खुद रिवाइज करना होगा। चैरिटेबल ट्रस्ट ये ऑलरेडी अपलोडेड है, ये ऑलरेडी अपलोडेड है, उसके अंदर आप देख सकते हो। मैट और AMT इसको आज हम रिवाइज करेंगे। एडवांस टैक्स हम कर चुके हैं, TDS TCS ये हम कर चुके हैं। रिटर्न वाला चैप्टर ये भी कर चुके हैं जी। ये दोनों चैप्टर जो हैं एडवांस रूलिंग और DRP ये एक एक पेज के हैं, सिर्फ ओल्ड सिलेबस के अंदर एप्लीकेबल है, न्यू के अंदर नहीं है। तो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे एक बार रीड करेंगे। इसमें कोई भी डाउट होगा आप मुझसे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मैं डाउट सेशन अभी थोड़े दिनों के बाद देने स्टार्ट करूंगा, उसमें आप पूछ सकते हो जी। और फिर एक लास्ट चैप्टर हमारा अपील का है जी, ये भी आज हम करेंगे। मतलब ओल्ड सिलेबस के अंदर तो सारे चैप्टर हैं, न्यू सिलेबस के अंदर जो मैंने साइड में लिखे हैं ओल्ड सिलेबस वाले वो चैप्टर नहीं है, बाकी न्यू सिलेबस के अंदर भी सारे हैं जी। ठीक है, इधर सुना ध्यान से। अब सबसे पहला टॉपिक जो हम रिवाइज करने जा रहे हैं जी, वो हमारा मैट और AMT है जी। याद करो सर, लास्ट क्लास के अंदर ना जो मेरा 27 मिनट वाला सेशन है, आपको बताओ आज हमारी 27 मिनट वाले की भी लास्ट क्लास है। 27 मिनट वाली भी सीरीज आज हमारी खत्म हो जाएगी। उसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट बचे हैं। एक तो पार्शियल इंटीग्रेशन जो एग्रीकल्चर इनकम में है, आप वहां पे रिवाइज कर सकते हो, और एक दो कॉन्सेप्ट और हैं, उसको रिवाइज करके भी ना 27 मिनट वाली सीरीज भी खत्म होगी, स्टूडेंट दरबार भी खत्म होंगे। तो फाइनली एक तरह से हमारी पूरी रिविजन खत्म हो जाएगी आज इनकम टैक्स की। ठीक है, फिर बस रात को 10 बजे मैं लाइव आऊंगा MCQs करवाने के लिए, और 11 तारीख से 8 बजे हमारी कस्टम की रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएगी जी। ठीक है, लो जी इधर सुना ध्यान से, रिवीजन स्टार्ट करते हैं मैट और AMT की फटाफट से। याद करो, जो बच्चे मेरे रेगुलर बैच वाले हैं जी, या आपने कहीं से भी कोचिंग ली होगी, एक बार मुझे फटाफट से रिवीजन करा दो जी। क्लास के अंदर हमने चैप्टर किया था मैट और AMT का जी। अगर मैट की बात करूंगा, मैट की फुल फॉर्म क्या होती है जी, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, और अगर AMT की बात करूंगा, AMT की फुल फॉर्म क्या होगी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जी। अब याद करो, मैट मैंने कहा था कि सेक्शन नंबर 115 JB में एप्लीकेबल होगा, 115 JC में AMT एप्लीकेबल होगा। अब ये मैट का मतलब होता है कंपनी वाले केस में कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेकर आई थी, उसकी पूरी कहानी हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट क्यों लेकर आई। रिलायंस कंपनी के लिए लेकर आई थी। रिलायंस कंपनी की इकलौती कंपनी ऐसे थी जिसने इंडिया में 20 साल टैक्स पे नहीं किया। मतलब 20 साल इतिहास में ऐसी कंपनी जिसने टैक्स ही ना पे किया हो। फिर गवर्नमेंट ने तंग कर क्या किया था, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था मैट का। मैट कॉन्सेप्ट ये बात कहता है कि अगर कोई कंपनी है, चाहे वो इंडियन है फॉरेन है, हर कंपनी को कम से कम इतना टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। अब फिर याद करो बच्चे, आपके मन में डाउट आया था कि सर अगर किसी पर्सन का मान लो इनकम आती नहीं है, तो अगर इनकम ही नहीं होगी फिर टैक्स कैसे निकलेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा था जो मैट एप्लीकेबल होगा वो इनकम टैक्स के प्रॉफिट पे नहीं होगा। याद करो, मैंने कहा था जो आपके बुक प्रॉफिट होंगे, मतलब प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट जो आप कैलकुलेट करोगे, उस प्रॉफिट का 15% जो होगा मैट कैलकुलेट करोगे। सर AMT का रेट 18.5% है, मैट आपका 15% है। और एक बात और ध्यान देना जी, मैट आपका हर कंपनी पर एप्लीकेबल होगा, बट कुछ कंपनी को छोड़ के। मैं दोबारा बोलूंगा, मैट आपका हर कंपनी पर एप्लीकेबल होगा, टोटल 5 कंपनी छोड़ के, जिसमें 3 कंपनी आपकी फॉरेन कंपनी है, 2 कंपनी आपकी डोमेस्टिक कंपनी है। इन 5 कंपनी पर मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। इन 5 को छोड़ के बाकी जो भी कंपनी होंगी, हर कंपनी पर मैट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब कौन कौन सी कंपनी पर मैट एप्लीकेबल नहीं होगा जी, याद करो, मैंने कहा था जी, पहली कंपनी ऐसी है, सबसे पहली कंपनी ऐसी कंपनी वो जिस कंट्री से बिलोंग करती है, उस कंट्री का हमारे साथ DTAA तो एग्जिस्ट करता है, बट उस कंपनी की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है। मैं दोबारा बोलूंगा, उस कंपनी की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है। हमारा DTAA तो एग्जिस्ट करता है, बट अगर उस कंपनी की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं होगी, उस कंपनी को यहाँ पे मैट पे नहीं करना होगा। दूसरा, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, अगर जिस कंट्री, मान लो एक कंपनी है, वो उस कंट्री से बिलोंग करती है जिस कंट्री के साथ हमारा DTAA ही नहीं है, या उस कंपनी को इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस कंपनी को मैट पे नहीं करना। मैंने 2 कंपनी बोली है जी। पहली फॉरेन कंपनी वो कंपनी है वो जिस कंट्री से बिलोंग करती है, उस कंट्री से हमारा DTAA है, बट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, उसको मैट पे नहीं करना। दूसरा मैंने बोली है कि अगर उनके साथ हमारा DTAA ही एग्जिस्ट नहीं करता होगा, उस कंपनी को मैट पे नहीं करना। तीसरा मैंने कहा था, याद करो क्लास के अंदर, कि ऐसी फॉरेन कंपनी जो PGP के चैप्टर में प्रिजम्पटिव स्कीम से इनकम कमाती है, मतलब 44B, 44BB, 44BBB, अगर आपकी इनकम यहां से कैलकुलेट करते हो, उस केस में उस फॉरेन कंपनी को मैट पे नहीं करना। बस ये बात ध्यान दो जी। मुझे फटाफट से बोल दो रही,
3 फॉरेन कंपनी मैंने बाहर निकाली है। 3 फॉरेन कंपनी कौन कौन सी बाहर निकाली है? पहली फॉरेन कंपनी, ऐसी फॉरेन कंपनी वो जिस कंट्री से बिलोंग करती है उस कंट्री का हमारे साथ DTAA है, बट उस कंपनी की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती, उसको मैट पे नहीं करना। दूसरा, ऐसी फॉरेन कंपनी वो जिस कंट्री में है उस कंट्री का हमारे साथ DTAA एग्जिस्ट नहीं करता, या उस कंपनी को इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको मैट पे नहीं करना। तीसरा, ऐसी फॉरेन कंपनी जो इनकम कमाती है प्रिजम्पटिव सेक्शन, मतलब 44B, BB हो गया, BBA हो गया, BBB हो गया, अगर वहां से इनकम कमा रही है उस कंपनी को मैट पे नहीं करना। ये 3 फॉरेन कंपनी ऐसी हैं जो मैट से बाहर हो जाती है। फिर 2 डोमेस्टिक कंपनी कौन सी है? याद करो, सेक्शन नंबर 115 बा और 115 बाब। मेरे बच्चे याद करो, आपको मैंने पहले भी कहा था कि कंपनी के हाथ में, डोमेस्टिक कंपनी के हाथ में 2 स्पेशल इनकम लगती हैं, तो 115 बाब वाली और एक 115 बाब वाली, जहाँ पे 22% रेट होगा, 15% होगा। तो अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी ने स्पेशल प्रोविजन फॉलो किए हैं 115 बा और 115 बाब वाले, उन कंपनी को भी मैट पे नहीं करना, बस ये बात ध्यान दो जी। तो 2 डोमेस्टिक कंपनी बाहर हो चुकी हैं, 3 फॉरेन कंपनी बाहर हो चुकी हैं। इन 5 कंपनी को छोड़ के कोई भी कंपनी होगी, हर कंपनी मैट पे करेगी, बस ये बात ध्यान दो। अच्छा, फिर मैट का रेट क्या होगा? जल्दी बोलो, मैट का रेट क्या होगा? मैट का रेट होगा 15%। बट अगर वो कंपनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेट करती है, मतलब SCZ, अगर कोई कंपनी SCZ में लोकेट करती है तो रेट फिर 18.5% नहीं होगा, फिर 9% रेट एप्लीकेबल होगा, बस ये बात ध्यान दो जी। और जो ये रेट एप्लीकेबल होगा वो किसका होगा जी? बुक प्रॉफिट का एप्लीकेबल होगा। मतलब जो भी आप बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, उस बुक प्रॉफिट का 18.5% निकाल दोगे, जितना आपका मैट आएगा, जो नॉर्मल टैक्स आएगा, उनमें से जो भी हायर होगा वो पे कर देना। याद करो, जो बच्चे 27 मिनट वाली सीरीज के अंदर आते हैं, वहां पे मैंने आपको AMT के अंदर क्वेश्चन करवाया था जी, ध्यान रखना। मैंने आपको वहां पर भी कहा था कि जो आपका नॉर्मल इनकम होती है और जो मैट होगा या AMT होगा, विच एवरेज हायर होगा, जो वो पे करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, मुझे फटाफट से बोल दो, एक कंपनी के नॉर्मल टैक्स आ रहे हैं 2 लाख रुपए, एक कंपनी के नॉर्मल टैक्स आ रहे हैं 2 लाख रुपए, उस कंपनी का मैट आ रहा है 5 लाख रुपए, तो कंपनी क्या पे करेगी? मैट पे करेगी, 5 लाख पे करेगी। बट याद करो, मैंने आपको कहा भी था कि अगर वो कंपनी मैट पे करेगी, उसके ऊपर हार्डशिप होगी। भाई सिंपल सी बात है, हमारा दिल क्या बोलता है, भाई एक कंपनी है, उसको पे क्या करना चाहिए? नॉर्मल टैक्स। बट अगर गवर्नमेंट उसे मैट पे करवा रही है तो हार्डशिप होगी, तो गवर्नमेंट कह रही है जितने की हार्डशिप होगी वो क्या क्लेम कर लेगी? मैट क्रेडिट क्लेम कर लेगी। उसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कहती है तुम लिख लो कि तुमने इतने पैसे हमसे लेने हैं, बट वो कब देंगे? जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स ज़्यादा होगा उस ईयर में देंगे जी। तो आपको मैंने कहा भी था कि जो भी आपका मैट क्रेडिट होगा वो आप उस ईयर में यूज़ कर पाओगे जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स ज़्यादा होगा, बस ये बात ध्यान दो। बट वो सारा यूज़ नहीं कर पाओगे, जितना आपका मैट होगा कम से कम उतना टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा। अब प्रखर कहता है सर, अगर मान लो मैट क्रेडिट जो है मेरा यूज़ ही नहीं हो पा रहा, भाई अगर मान लो हर साल मेरा मैट ही ज़्यादा आ रहा है बल्कि मुझे क्रेडिट मिलता जा रहा है, तो जो मेरे पुराने क्रेडिट होंगे क्या वो खत्म हो जाएंगे? गवर्नमेंट कहती है 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। मतलब सेट ऑफ के चैप्टर में लॉस सेट ऑफ होते हैं 8 साल तक, 4 साल तक, बट अगर मैट क्रेडिट होगा या AMT क्रेडिट जो होगा ना वो 15 साल तक होगा, 15 साल के बाद डेड हो जाएगा, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, 15 साल के बाद डेड हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई बच्चा चाहता है मैट के चैप्टर को डिटेल में समझना कि सर मुझे एक एग्जाम्पल करने हैं, कई सारे क्वेश्चन करने हैं, तो मैंने पूरी मैट की डिटेल क्लास, मतलब कम से कम ये लगा लो मैट के ऊपर मेरे 3 लेक्चर लगे हुए हैं, रेगुलर बैच की मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है। तो अगर किसी के पास इतना टाइम है कि मैट को डिटेल के अंदर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो रिवीजन क्लास में आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा कि जो हमने क्लास में किया था जी। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो, मैंने उसकी क्लास अपने यूट्यूब पे चैनल पे डाली हुई है। नहीं देखना, आपने पहले सही ढंग से पढ़ा हुआ है तो रिवीजन क्लास से भी आपको समझ में आ जाएगा, और उम्मीद करूंगा समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है सर, बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें बस एक बात ध्यान देने वाली है कि मैट किस किस कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होता, और जिस कंपनी पर भी एप्लीकेबल होता है कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यह कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, जो आपके बुक प्रॉफिट होते हैं उसका परसेंटेज आप निकाल देते हो, आपका मैट निकल के आता है, आप नॉर्मल टैक्स निकाल देते हो, फिर मैट और नॉर्मल में कंपेयर करते हो, जो हायर होगा वो पे करते हो। अगर नॉर्मल ज़्यादा है तो नॉर्मल पे करोगे, अगर मैट ज़्यादा है तो मैट पे करोगे। अगर नॉर्मल ज़्यादा होगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर मैट ज़्यादा होगा तो दिल में दर्द होगा, क्यों? हार्डशिप होगी। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो भी तुम्हारे पर हार्डशिप होगी उसका तुम्हें क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा। रिलीफ कैसे मिलेगा? अगर तुमने मैट ज़्यादा पे किया है उसका बुक कर लो क्रेडिट, और वो फिर यूज़ करोगे उस ईयर में जिस ईयर में नॉर्मल ज़्यादा होगा, वहीं तक यूज़ करोगे जहाँ तक मैट होगा।
और अगर नहीं यूज़ होगा तो 15 साल तक तुम कैरी फॉरवर्ड करोगे, अगर फिर भी यूज़ नहीं होगा तो वो लैप्स हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये बातें तो हो गई मैट की। फिर मैट और एएमटी में फ़र्क क्या है? याद करो, एएमटी की ना कुछ बातें हमने लास्ट सेशन जो 27 मिनट वाला था वहां पर भी की थी। आपको मैंने कहा था कि वहां पर एएमटी एप्लीकेबल होगा, एएमटी हर एसएससी पर एप्लीकेबल होगा कंपनी को छोड़ के। एक बार दोबारा बोलो, एएमटी हर एसएससी पर एप्लीकेबल होगा कंपनी को छोड़ के। बट उसके दो केस बनेंगे जी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इन चारों पर एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा। कब? अगर इनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक होगी। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर इनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक होगी तो इनके ऊपर एएमटी नहीं लगेगा। अगर इनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर होगी इनको एएमटी लगेगा। और अगर कोई पर्सन है इन चारों में कवर नहीं है, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म है, फॉर एग्जांपल एलएलपी है, तो इनको एएमटी स्टार्टिंग से पे करेंगे। इन केस में कोई भी 20 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। क्या नाम है आपका? अमृता। अमृता कहती सर जो एएमटी एप्लीकेबल होगा क्या वो बुक प्रॉफिट पे नहीं होगा? आंसर इज नो। याद करो 27 मिनट वाली सीरीज जो मेरा लास्ट सेशन था, आपको मैंने वहां पर भी कहा था कि आपका मैट जो है वो बुक प्रॉफिट पे लगता है, एएमटी जो लगेगा वो लगेगा एडजस्टेड टोटल इनकम पे। तो जो एडजस्टेड टोटल इनकम होगी उसका 18.5% निकालोगे, और अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में वो यूनिट लोकेट करती है तो 9% निकालोगे। जो एएमटी आएगा नॉर्मल टैक्स निकाल लोगे, हायर जो होगा वो पे कर दोगे। अगर नॉर्मल ज़्यादा है नॉर्मल पे करोगे, अगर एएमटी ज़्यादा होगा तो एएमटी पे करोगे। अगर एएमटी ज़्यादा होगा उस केस में क्या मिलेगा? एएमटी क्रेडिट मिलेगा। और फिर यूज कब करोगे? जब नॉर्मल ज्यादा होगा, उतना ही यूज करोगे जहां तक एएमटी होगा, और 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड करोगे। ये सारी बातें निकल के आती हैं। बच्चा कहता है सर ऐसे कौन कौन से केस होते हैं जहां पर एएमटी नहीं लगता? याद करो, आपको मैंने बताया भी था, एक तो अगर इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीवाई हो, एजेपी हो। अगर तुम्हारी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक है, तुम्हारे पर एएमटी नहीं है, ठीक है। और अगर 115 बीएसी या 115 बीएडी वाला ऑप्शन लिया होगा जिन लोगों ने, उनको भी एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, ये बातें निकल के आती हैं मैट और एएमटी में। एक बच्चा कहता है सर कसम लगे आपको माता रानी की। मैं कहा यार माता रानी की कसम क्यों चढ़ा रहे हो? कहता नहीं कसम लगे माता रानी की, आप ना एक बार हमें एग्जाम्पल से बता दो कि आप मैट और एएमटी में क्या कहना चाहते हो, क्योंकि अगर एग्जाम्पल आप दे दोगे ना तो पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा कि वाकई मैट और एएमटी है क्या। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जी। इधर देखो ध्यान से, एक मैं दूंगा मैट और एएमटी का, सॉरी मैं एक एग्जाम्पल दूंगा मैट का और एक दूंगा एएमटी का। अगर ये दोनों एग्जाम्पल मेरी फैमिली के हर बच्चे ने सही कर दिए ना तो ये लगा लो मैट और एएमटी आपका हो गया जी। फिर उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा जी। इधर देखो ध्यान से जी, कंपनी है रिलायंस लिमिटेड। पहले तो बताओ रिलायंस लिमिटेड है, इस पे क्या लगेगा, मैट या एएमटी? जल्दी बोलो। रिलायंस लिमिटेड है, इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, क्या लगेगा, मैट या एएमटी? ऑब्वियस सी बात है मैट लगेगा, क्योंकि एएमटी अदर देन कंपनी पर है, मैट कंपनी पर है, तो यहां पे क्या लगेगा, मैट लगेगा। अब यहां पे एक बार चेक करना जी, इधर देखो ध्यान से। मान लो ईयर 1, ऐसा क्वेश्चन मैंने 27 मिनट वाली सीरीज के अंदर भी करवाया था जी। जो बच्चे वो अटेंड कर रहे हैं उन्होंने किया होगा, बट फिर भी वो दोबारा कर ले जी। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपके लिए आसान होगा जी। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, यहां पे मैट दिया हुआ है और यहां पे नॉर्मल टैक्स दिया हुआ है। कंपनी का मैट आ रहा है 4 लाख रुपए, कंपनी का नॉर्मल टैक्स आ रहा है 3.5 लाख रुपए, कंपनी का मैट आ रहा है 3,80,000, नॉर्मल टैक्स आ रहा है 4 लाख, ठीक है। कंपनी का मैट आ रहा है 4,20,000, नॉर्मल टैक्स आ रहा है 4 लाख, और कंपनी का मैट आ रहा है 4.5 लाख और नॉर्मल टैक्स आ रहा है 5 लाख। बस मुझे ये पे कर दो, मुझे ये बता दो कि उसको हर साल कितना पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को और कितना मैट क्रेडिट मिलेगा, बस ये बता दो जी, और कितना उसका बैलेंस बचेगा यूज़ करने के बाद। अगर ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिया ना तो ये लगा एग्जाम में मैट और एएमटी वाले जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे उसमें दिक्कत नहीं आएगी। मुझे फटाफट से बताओ जी, पहले तो बताओ मैट का मतलब क्या होता है? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, की कम से कम इतना टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, पहले साल में मैट आ रहा है 4 लाख रुपए, नॉर्मल टैक्स 3.5 लाख रुपए। हाँ जी जल्दी बोलो मुझे फटाफट से, पहले साल में मैट आ रहा है 4 लाख रुपए, नॉर्मल टैक्स 3.5 लाख रुपए, तो मैं क्या पे करूंगा, 4 लाख पे करूंगा, 3.5 लाख पे कर लूंगा। सर आप आंसर नहीं दे पा रहे। पहले साल में क्या पे करूंगा, मैट क्या नॉर्मल? ऑब्वियस सी बात है मैट पे करूंगा, क्योंकि मैट का मतलब ही क्या है, कम से कम इतना टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा।
मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, मैट का मतलब क्या है, कम से कम इतना टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। तो अगर मुझे यहां पे 4 लाख पे करना पड़ेगा, अब देखो जैसे ही मैंने 4 लाख पे किया ना, मतलब जैसे ही मैंने 4 लाख पे किया एकदम सीने में दर्द हुआ। सर जैसे ही मैंने 4 लाख पे किया एकदम सीने में दर्द हुआ, उई 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 उई। तो गवर्नमेंट ने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैं कहा दर्द हो रहा है। कह रहे क्यों हो रहा है, मैं कहा आपने हार्डशिप कर दी ना, आपने हार्डशिप कर दी। कह रहे हार्डशिप क्यों कर दी, मैं कहा एक बात बताओ, मेरा नॉर्मल जब 3.5 बनता है आपने 4 क्यों लिया। कह रहे वो तो लेंगे लेंगे। कह रहे अच्छा तू ये कह रहा है कि तेरे साथ जबरदस्ती की गई है। मैं कहा हाँ वही तो कह रहा हूं कि जब मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी 4 लाख रुपए देने पड़े, ये तो हार्डशिप है। गवर्नमेंट कह रही टेंशन मत ले, कितने की हार्डशिप है। मैं कहा 50,000 रुपए की। कह रहे 50,000 रुपए का बुक कर ले मैट क्रेडिट, 50,000 रुपए बुक कर ले मैट क्रेडिट जी। अब 50,000 बुक कर लिया मैट क्रेडिट। अच्छा अब ये यूज कब करूंगा, गवर्नमेंट ने कहा अपनी बुक्स में लिख ले कि तूने हमसे 50,000 रुपए लेने हैं। सर याद करो जीएसटी में आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट जी, जीएसटी में आईटीसी वाला सेम कॉन्सेप्ट था। गवर्नमेंट ने कहा अपनी बुक्स में लिख ले कि तूने हमसे 50,000 रुपए लेने हैं। मैंने कहा दो 50,000 रुपए। कह रहे ऐसे नहीं, जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स ज्यादा आएगा ना उस साल यूज कर लियो। अगले साल देखो जी, अगले साल 4 लाख और 380 है, अगले साल 4 लाख और 380 है, तो दोनों में से क्या पेमेंट करने जाऊंगा जी। मेरे बच्चे आंसर दे दो, अगले साल मैं क्या पे करूंगा, नॉर्मल टैक्स पे करूंगा या मैट पे करूंगा। 1 मिनट रुको यार, मुझे ना खड़ा होना ही पड़ेगा। आप जैसे नालायक बच्चे इतने मेरे बैच में आ गए हैं, बिना गुस्से हुए ना मेरी बात उनको समझ ही नहीं आती है। देखो अदरक कलर का बच्चा सामने बैठा, टेढ़ा होके बैठा है नालायक। वो एक बात मैंने सोच के बताओ सर, यहां पे मैट क्यों पे करोगे आप। आपको मैंने पहले भी कहा था नॉर्मल और मैट विच एवर इज हायर, हायर क्या है 4 लाख है ना। आप ये कहो सर जब मैं 4 लाख देने जाऊंगा, मुझे फटाफट से बोल देना, जब मैं 4 लाख देने जाऊंगा मुझे गवर्नमेंट से लेने कितने हैं 50,000 रुपए। तो क्या 4 में से, आंसर बोलना, क्या मैं 4 में से सारे के सारे यूज कर पाऊंगा। सर आंसर नहीं दे पा रहे, क्या मैं 4 में से पूरे 50,000 यूज कर पाऊंगा। आंसर इज नो, क्योंकि अगर मैं 4 में से मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे पिंगी, मेरे पुंगू, अगर मैं 4 में से ये पूरे 50,000 रुपये यूज कर दूंगा तो फिर मेरा बचेगा 3.5 लाख। 3.5 लाख तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैट ही मेरा 380 है, कम से कम 380 तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो मतलब क्या निकल के आ रहा है, मतलब ये निकल के आ रहा है कि मैं मैक्सिमम क्रेडिट जो यूज कर पाऊंगा ना वो 20,000 रुपये कर पाऊंगा। अच्छा यो कहना चाह रहे, मैं कहा यही कहना चाह रहे, यही कहना चाह रहे मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मैं यही तो कहना चाह रहा इतनी देर से। इतनी देर से मैं कहना क्या चाह रहा कि कम से कम मैट तो देना ही पड़ेगा। नो डाउट आपने 50,000 रुपये लेने हैं, बट मेरे बाबू आप 50,000 रुपये नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 50,000 रुपये आप ले लोगे तो 3.5 लाख बचेंगे। 3.5 लाख आप दे नहीं सकते, क्यों, कम से कम 380 तो देना ही है। और जो 27 मिनट वाले बच्चे होंगे जो लास्ट सेशन अटेंड करेंगे, वहां पे मैंने एग्जांपल सेम करवाया था, ऐसा ही, मतलब फिगर अलग थी, ऐसा ही कुछ एग्जांपल था। तो वो हाँ हाँ कर रहे हैं, बाकी सब बच्चे ना ना कर रहे हैं, कह रहे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपने क्लास में एग्जाम्पल किए होंगे ऐसे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको देने 4 लाख जाने हैं, बस 20,000 रुपये आप यूज कर लोगे क्रेडिट, आप पेमेंट करोगे 380 की, और यहाँ पे 30,000 रुपये का क्रेडिट जो है ये बच जाएगा बैलेंस। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे जी 30,000 रुपये, 30,000 रुपये क्रेडिट, ये बच गया जी बैलेंस, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद देखो अगली बार आओ जी, अगली बार फिर मैट ज़्यादा आ गया। अब भैया अगर अगली बार मैट ज़्यादा आ गया फिर तो मुझे मैट ही पे करना पड़ेगा, फिर तो मुझे मैट पे करना है 4-20, बल्कि 20,000 रुपये का मेरे को और हार्डशिप हो गई, तो 20,000 रुपये का क्रेडिट मुझे और मिल गया, और 30,000 रुपये का मेरा पिछले वाला बैलेंस आ गया। टोटल अब मुझे गवर्नमेंट से 50,000 रुपये लेने हैं। टोटल मुझे गवर्नमेंट से कितने लेने हैं, 50,000 रुपये लेने हैं, क्योंकि देखो 20,000 रुपये इस साल का, 30,000 रुपये पहले साल का। कई बच्चे कह रहे हैं भाई साहब ना समझ आ रहा, ना समझ आ रहा, पहले सिर से हाथ उठाओ, उठाओ नालायक, हाथ उठाओ सिर से, हद हो गई बिल्कुल ही। इसमें क्या समझ नहीं आ रहा सर, 30,000 रुपये आपने पहले के लेने हैं, क्योंकि आपने 50,000 रुपये लेने थे, उसमें 20,000 रुपये यूज कर लिए, कितने बचे 30,000 बचे। अब 30,000 रुपये तो ये लेने हैं, ईयर 3 में मैट देने गए 4-20। तो रटने वाला बच्चा बस एक बात ध्यान दे, जब आप मैट पे करते हो तो हार्डशिप होती है। सर मैट पे करना जबरदस्ती है यार, बिल्कुल जबरदस्ती है, तो हार्डशिप होगी ना। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, क्रेडिट मिलेगा, तो 420 देने हैं, जबकि नॉर्मल 4 लाख है, तो 20,000 रुपये की हार्डशिप होगी ना, तो 20,000 रुपये मिल गया मुझे क्रेडिट। तो 30 वो 20 ये कितने हो गए 50। अगली बार देखो जी, अगली बार 5 लाख रुपए नॉर्मल देने जाऊंगा, मुझे 50,000 रुपये लेने हैं, पूरा 50 ही यूज कर लूंगा। क्यों, क्योंकि अगर 5 में से 50 गए 4.5 बने, मैट भी कितना है 4.5, तो यहाँ पे पेमेंट करूंगा 4.5 की, और क्रेडिट मेरा हो जाएगा 0।
क्रेडिट मेरा जीरो हो जाएगा जी। क्यों? क्योंकि जो मुझे गवर्नमेंट से लेने थे 5 लाख रुपए, उसमें से 50,000 रुपये खत्म कर दिए पूरे के पूरे, और 4.5 लाख बचे। क्रेडिट मेरा नील हो गया, ये बात ध्यान दो। अच्छा, अब आ गया सर समझ। ये तो मैट है सर बस, बाकी तो वो प्रोविज़न वाले पॉइंट हैं कि मैट किस पे लगता है, रेट क्या होता है, किस कंपनी पे नहीं लगता है, ये बेकार बेकार सी बातें हैं, वो तो आप आराम से खुद भी पढ़ सकते थे। मेन होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। आया समझ जी? ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैट वाला क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया। अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ AMT वाला, बस उसको कंप्लीट कर दो, देन फिर मैट और AMT हमारा पैकअप हो जाएगा जी। उसका आंसर आप मुझे दोगे जी, मैं नहीं दूंगा। बच्चा कह रहा कसम लगेगी आपको सर अगर आप बीच में बोले और बीच में आपने आंसर दिया। ओके 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 ओके, शोरी शोरी जी शोरी। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ये लो जी। AMT है यहाँ पे, मान लो मिस्टर ए हैं, उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम जो है, लिख देता हूँ 20 लाख से ऊपर है, क्योंकि तभी AMT लगेगा ना, क्योंकि अगर 20 लाख तक होगी तो AMT लगेगा ही नहीं। एज्यूम करके चल रहा हूँ 20 लाख से ऊपर है। ईयर 1 में AMT है 3,80,000, ईयर 2 में 4 लाख, ईयर 3 में 4.5 लाख। और नॉर्मल टैक्स, इसका नॉर्मल टैक्स आ रहा है 4 लाख, और यहाँ पे आ रहा है 360, ठीक है नहीं, और यहाँ पे आ रहा है 470। लो जी, अब मुझे बस ये बता दो क्या क्या मुझे पे करना है गवर्नमेंट को, और कितना कितना मुझे क्रेडिट मिलेगा, यूज़ कैसे होगा। मैं 1 मिनट के लिए पूरा शांत हूँ जी, पूरा शांत हूँ 1 मिनट के लिए, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ आपके चैट पढ़ूंगा, यहाँ पे ध्यान रखना। और ये मत सोचना मैं चैट नहीं पढ़ूंगा जी, हर एक बच्चे की चैट पढ़ रहा हूँ मैं, किसने सही आंसर दिया जी। निकाल के बताओ जी, ईयर 1 में कितना क्रेडिट मिलेगा और क्या देना पड़ेगा जी। अभी हो जाएगी चाय की चाय और कॉफ़ी की कॉफ़ी जी, अभी हो जाएगी। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा जी, ध्यान रखना, आपने खुद क्वेश्चन कर। हाँ जी, करूँ जी, देखूँ। ये जो कलाकारी आप कर रहे हो ना, ये जो चैट बॉक्स में आप कलाकारी कर रहे हो, कई नालायक बच्चे तो हैं, कसम लगे अगर अगर मैं उनको पार्ले जी का बिस्किट भी खिला दूँ ना, मैं कह रहा हूँ पार्ले जी, मनाको, चिप्स, कुरकुरे सब कुछ खिला दूँ, तो भी वो आंसर सही नहीं देंगे ज़िंदगी में कभी। मतलब कई बच्चे मैं देख पा रहा हूँ सर, इतना समझाने के बाद भी अगर सही नहीं दे रहे ना, सही बता रहा हूँ, फिर मुझे नहीं पता फिर आप कैसे सही दोगे। अभी भी ये नालायक बच्चे हैं, मैं अब नाम ना ही लूँ तो अच्छा है, ऐसे नालायक बच्चे अभी भी पहले ईयर 1 में कह रहे हैं 20,000 रुपये क्रेडिट मिलेगा। ऐसे नालायक बच्चे हैं सर, हे भगवान। मैं इनके बिहाफ पे आपके दर्शन करने आऊंगा इनके एग्जाम के बाद, ये इनको बस अच्छे नंबर दिलवा दो। भगवान कह रहा है मैं क्या करूं भाई, जो ईयर 1 में 20,000 रुपये क्रेडिट निकाल सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है। और जिन बच्चों ने 20,000 रुपये ईयर 1 में क्रेडिट निकाला, वो किस बात पे निकाला सर? क्रेडिट कब मिलता है पहले तो ये बताओ, क्रेडिट कब मिलता है? ऐसे ही मिल जाता है यार, अब दर्द होता है जब दर्द होगा। दर्द कब होगा? जब हार्डशिप होगी। हार्डशिप कब होगी? जब मैट ज्यादा होगा। मेरे नालायकों, जब मैट ज्यादा होगा, जब AMT ज्यादा होगा, पहले क्वेश्चन में तो नॉर्मल टैक्स ज्यादा है, और जब नॉर्मल टैक्स ज्यादा है तो फिर क्रेडिट क्यों मिलेगा सर? अगर नॉर्मल टैक्स ज्यादा है तो नॉर्मल तो वैसे ही पे करना, तो हार्डशिप कहां से हो रही है? हार्डशिप तब होती है जब गवर्नमेंट बोले कि चल जाके AMT दे के आ, तब हार्डशिप होगी ना, कि बिना बात का मुझे AMT देना पड़ रहा है, जब मुझे नॉर्मल टैक्स देना पड़ रहा है तो हार्डशिप तो है ही नहीं। यहां तो आप ये कहो सर गवर्नमेंट को पे करेंगे 4 लाख रुपए, कोई भी मैट या AMT क्रेडिट नहीं मिलेगा। रीजन बिंग, आपको यहां पे 380 नहीं पे करना, 4 लाख पे करना, और 4 लाख नॉर्मल है। नॉर्मल जहां देना होता है वहां पे कोई भी हार्डशिप नहीं होती। हाँ, अगले वाले में हार्डशिप है।
अगले वाले में AMT 4 लाख है, नॉर्मल 3,60,000 है, आप यहां पे पे करोगे 4 लाख रुपए। यहां पे हार्डशिप होगी, यहां पे दर्द होगा, कितने का दर्द होगा? 40,000 रुपए का। यहां पे 40,000 रुपए का दर्द होगा, यहाँ पे दर्द कितने का होगा? 40,000 रुपए का दर्द होगा ना मेरे बच्चे। तो यहाँ पे 40,000 रुपए का जो दर्द होगा, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? 40,000 रुपए क्या मिल गया? AMT क्रेडिट मिल गया। अब ये यूज कब होगा? जब नॉर्मल ज्यादा होगा। अगली बार नॉर्मल ज्यादा है, 470 है। अब जैसे ही, ध्यान सुना जी, जैसे ही 470 देने के लिए गया तो गवर्नमेंट ने कहा 470 तेरे को मेरे को देने हैं और तूने मुझसे 40,000 रुपए लेने भी है। तो फटाफट से बोल देना, क्या पूरे 40,000 रुपए यूज कर दूंगा? आंसर दो मुझे फटाफट से, क्या 40,000 रुपए पूरे यूज करूंगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि अगर 40 पूरे यूज करूं तो 430 बचेगा, जबकि 450 तो मेरा AMT ही है मेरे बच्चे। अगर मैं 40 पूरे यूज करता हूं तो 430 बचेगा। 430 में दे ही नहीं सकता, क्योंकि कम से कम मुझे 450 देना ही पड़ेगा, क्योंकि AMT मेरा 450 है। अच्छा, तो यहां पे तो सर फिर 450 आएगा गवर्नमेंट को देने के लिए, और यहाँ पे आपने 450 निकाला कैसे है? 470 देने जाना था, 20,000 रुपये आप क्रेडिट यूज कर लोगे और 20,000 रुपये का क्रेडिट आपका बैलेंस बच जाएगा। ये आंसर था। बताओ क्या था सर? ये क्वेश्चन आते हैं मैट और AMT के। ठीक है जी, उम्मीद करूंगा कोई डाउट होगा नहीं। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और दूसरे बच्चों से रिक्वेस्ट है जिनको समझ में आ गया उनका रिप्लाई कर देना जी। ठीक है, उम्मीद करूंगा कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सर। अब तो ये लगा लो, मैंने पूरा 2 क्वेश्चन करवा दिए। एक क्वेश्चन मैंने 27 मिनट वाली के अंदर भी करवाया था, 2 यहाँ पे हो गए, 3 क्वेश्चन आपकी एक तरह से हो चुके हैं जी। ठीक है, अब बस आपका बस एक काम है कि आपने प्रोविजन ध्यान से पढ़ने हैं। प्रोविजन आपको मैंने बता दिए हैं जी। प्रोविजन आपके ये हैं मैट और AMT के, कि एक बार लास्ट टाइम बोल रहा हूँ जी, मैट 115 JB, AMT 115 JC। मैट कंपनी पर है, हर कंपनी पर है, 5 कंपनी छोड़ के। 3 कंपनी कौन सी? फटाफट से रिवीजन करा दो मुझे, चैप्टर पैकअप करते हैं। मैट 3 कंपनी कौन कौन सी नहीं है? एक फॉरेन कंपनी ऐसी जिस कंट्री से बिलोंग करती है, उसका हमारा DTAA है, बट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, उस केस में उसको मैट पे नहीं करना। दूसरा, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, ऐसी फॉरेन कंपनी जिसको मतलब जिसका इंडिया के साथ DTAA नहीं है, मतलब इसका DTAA नहीं है, उसको यहाँ पे मैट पे नहीं करना। तीसरा, ऐसी फॉरेन कंपनी जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन यूज कर रही है, उसको मैट पे नहीं करना। और दो डोमेस्टिक कंपनी कौन कौन सी? जो 115 बा और 115 बाब, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ जी, यहाँ पे नहीं लिखा, आप लिख लेना जी। ऐसी डोमेस्टिक कंपनी जो 115 बा और 115 बाब, ये दोनों सेक्शन फॉलो करेंगे, उनको भी मैट पे नहीं करना, बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, अब ये तो हो गई मैट। और AMT की बात करें, AMT अदर देन कंपनी सबको पे करना है, बट इन चारों को तब पे करना है अगर इनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर होगी। अगर 20 लाख तक होगी तो AMT पे नहीं करना। अगर 115 BAC या 115 BAD वाला ऑप्शन लेंगे तो AMT पे नहीं करना। इनको छोड़ के कोई भी होगा उनको AMT स्टार्टिंग से पे करना है, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद जी, इसका रेट 15% है मैट का, इसका 18.5% है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेट करेंगे, दोनों का रेट कितना हो जाएगा? 9%। उसके बाद ये आपका बुक प्रॉफिट पर है या एडजस्टेड टोटल इनकम पर है। पे करने जब जाएंगे गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे? नॉर्मल और मैट हायर, नॉर्मल और AMT हायर। ठीक है, फिर क्रेडिट कब मिलेगा? जब मैट ज़्यादा होगा या AMT ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा होगा उतना क्या क्लेम कर लोगे? क्रेडिट क्लेम कर लोगे। और क्रेडिट तब यूज़ करोगे जिस ईयर में नॉर्मल ज़्यादा होगा, तब यूज़ करोगे, बट वहीं तक यूज़ करोगे जहाँ तक मैट होगा और जहाँ तक AMT होगा। नहीं यूज़ होगा तो 15 साल तक आप कर दोगे कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, आगे अब एडजस्टेड टोटल इनकम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये उसको निकाल के दिया हुआ है जी। इस तरह से आपको ATI कैलकुलेट करनी है, और ये बुक प्रॉफिट निकालने का तरीका है। तो बुक प्रॉफिट निकालने का तरीका पूरा आपको याद नहीं करना जी। बुक प्रॉफिट में सारी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन है, ये सारी CS प्रोफेशनल में काम आती है, किस तरह से हम करते हैं जी। ठीक है, आपको दी हुई, अगर आपका मन करे तो रीड कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, तो मेन आपके एग्जाम में ये वाला अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं तो आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पक्का पक्का क्लियर हो गया जी, सारी बातें क्लियर हो गई। मैट और AMT किस किस पर है, कैसे कैसे, सारी बातें हो गई। चलो जी, इधर सुना ध्यान से। अब ये सारी बात कंप्लीट करने के बाद जी, अगला फिर हमारा एक तरह से जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो हमारा है जी फिर अपील का। ये हमारा चैप्टर अपील का। अब अपील का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता चुका था जी। अपील का मीनिंग क्या होता है? अपील का मीनिंग ये होता है, ये लो जी, अपील का ना मीनिंग ये होता है कि जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया। आपको मैंने पहले भी कहा था, जैसे मान लो घर में जब हम छोटे होते हैं तो अगर मान लो छोटे भाई के थप्पड़ पड़ गया तो छोटा भाई क्या करेगा? पापा के पास जाएगा, मम्मी के पास जाएगा, भाई की शिकायत लगाएगा। तो वो अपील करने के लिए गया, मतलब कहाँ अपील करने के लिए गया? हायर अथॉरिटी। मम्मी ने सुनी, पापा के पास गया, पापा ने सुनी, दादा के पास गया, मतलब एक हायर अथॉरिटी होगी। वही सेम गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है इनकम टैक्स के अंदर भी, कि अगर डिपार्टमेंट ने हमारे अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया, अगर डिपार्टमेंट ने हमारे अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया, हम इनकम टैक्स में अपील कर सकते हैं।
अब अपील जो होगी वो कैसे होगी, उसका हिरार्की क्या होगा, सबसे पहले अपील होगी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास। अगर वो हमारी बात नहीं सुनेगा, वो भी हमारे अगेंस्ट ऑर्डर पास करेगा, फिर वो सेकंड अपील करेंगे कहां पे, आईटीएटी, इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल। उसने भी हमारे अगेंस्ट ऑर्डर पास किया, फिर अपील करेंगे हाई कोर्ट में, और फिर लास्ट में अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। मैं दोबारा बोलूंगा जी, पहली अपील सीआईटी अपील, दूसरी अपील आईटीएटी, तीसरी अपील हाई कोर्ट होगी, चौथी अपील सुप्रीम कोर्ट होगी जी। ये 4 अपील आपकी होती हैं। अब अगर मुझे सीआईटी में अपील करनी है तो सीआईटी में अपील करने के 30 दिन का टाइम आपको मिलेगा, 30 दिन का, मतलब 30 डेज में आपको अपील करनी पड़ेगी। फिर अगर आपको आईटीटी करनी है 60 दिन मिलेंगे, हाई कोर्ट में 120 दिन मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिलेंगे 90 दिन। और याद करो सर, आपको मैंने पहले क्लास के अंदर बताया भी था कि अगर आपको अपील करनी है सीआईटी अपील में तो फॉर्म नंबर होता है, फॉर्म नंबर 35 ये आपको फाइल करना पड़ता है। अगर अपील करनी है आईटीटी में तो फॉर्म नंबर होगा 36, ये फॉर्म नंबर फाइल करना पड़ेगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का कोई फॉर्म नंबर नहीं होता, उसमें मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम के बेस पे अपील की जाती है जी। दूसरी बात, जब भी आपको अपील करनी होगी 2 क्वेश्चन होंगे जी, एक तो होगा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, एक होगा क्वेश्चन ऑफ लॉ। आपको मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब क्या है कि जो हमें चीजें डिसाइड करनी है वो एविडेंस के बेस पे डिसाइड करनी है। मतलब मेरे पास एक चीज सामने एविडेंस है, उसके बेस पे डिसाइड करनी है इसका क्या होगा, दैट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन इशू, मतलब इस लाइन की इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आ रही है उसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वाले जो केस होंगे ना, मैं दोबारा बोलूंगा, जो केसेस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वाले होंगे वो मैक्सिमम आपके आईटीएटी तक जाएंगे, वो हाई कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। और अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ वाले केस होंगे वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो इतनी बात ध्यान देना, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की लास्ट अथॉरिटी कौन सी होती है, आईटीएटी, और क्वेश्चन ऑफ लॉ की लास्ट अथॉरिटी कौन सी होती है, सुप्रीम कोर्ट। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि हाई कोर्ट की जजमेंट को ओवररूल कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। आईटीएटी की जजमेंट को ओवररूल कौन करेगा, हाई कोर्ट। सीआईटी की कौन करेगा, आईटीटी। मतलब जो हायर अथॉरिटी होगी वो लोअर अथॉरिटी की जजमेंट को ओवररूल कर सकती है, बस ये बात ध्यान दो। अच्छा, उसके बाद एक बात और सुनना जी, एक बात और सुनना, यहां पे इधर सुनना ध्यान से। एक बार हिरार के मुझे चैट बॉक्स में दोबारा लिख के बताओ जी, एक बार हिरार के मुझे चैट बॉक्स में दोबारा लिख के बताओ, हिरार के क्या है, जल्दी लिख के बताओ जी मुझे फटाफट से, 2 मिनट के अंदर बताओ जी फटाफट से। हिरार के हमारा क्या निकल के आ रहा है कि पहली अपील कहाँ करेंगे, सीआईटी अपील, देन अपील कहाँ करेंगे, आईटीटी, फिर अपील कहाँ करेंगे, हाई कोर्ट, फिर अपील कहाँ करेंगे, सुप्रीम कोर्ट। एक बार मुझे फटाफट से दोबारा बोलना जी, आईटीटी में कितने दिन होंगे, 30 दिन होंगे, सीआईटी में कितने दिन होंगे, 30 दिन होंगे, आईटीटी में 60 दिन होंगे, हाई कोर्ट में 120 होंगे, सुप्रीम कोर्ट में 90 डेज आपके होंगे। कुछ केस में 60 दिन भी है, बट अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो नॉर्मली हमें 90 दिन लिख के आनी है। सीआईटी में फॉर्म नंबर 35 होगा, आईटीटी के अंदर फॉर्म नंबर 36 होगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फॉर्म नंबर नहीं होगा, उसमें मेमोरेंडम के बेस पे अपील फाइल की जाएगी। ये सारी बातें अभी तक हमने की हैं। अब एक बच्चा क्या नाम है आपका, रश्मि कहती सर आपने ना हमें क्लास में थोड़ा बहुत ये भी बताया था कि जब भी हम अपील फाइल करते हैं उसमें ना एक मॉनिटरी लिमिट भी होती है। मॉनिटरी लिमिट का मतलब ये होता है कि अगर इतने तक का टैक्स होगा तो आप यहाँ अपील फाइल करोगे, इससे ऊपर का टैक्स होगा तो यहाँ अपील फाइल करोगे, तो वो मॉनिटरी लिमिट क्या होती है। और दूसरा, फिर अगर हमें अपील फाइल करनी है तो अपील फाइल करने की फाइलिंग फीस भी तो होगी, तो वो फाइलिंग फीस क्या होती है, प्लीज़ एक बार वो बता दो। तो मैं सारी बातें बताने जा रहा हूँ जी। अगर किसी बच्चे को लिखना है तो लिख सकते हो कि कितनी मॉनिटरी लिमिट होनी चाहिए अपील फाइल करने के लिए और कितनी फाइलिंग फीस होनी चाहिए, दोनों अलग अलग है जी। मॉनिटरी लिमिट का मतलब यह है कि अगर हमारा जो डिस्प्यूट है अगर वो इतने टैक्स का है फिर तो हम यहाँ अपील करेंगे, उससे ऊपर अपील नहीं कर पाएंगे। बट अगर हमें हाई कोर्ट में अपील करनी है तो डिस्प्यूट हमारा इतनी वैल्यू से ऊपर होना चाहिए। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है तो डिस्प्यूट हमारा इतनी वैल्यू से ऊपर होना चाहिए, और वहां जाने की फाइलिंग फीस क्या होगी वो भी आपको बताने चाह रहा हूं जी। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं जी। अगर आपको सीआईटी में अपील करनी है, अगर आपको पहली अपील कहां होती है, सीआईटी, अगर आपको सीआईटी में अपील करनी है तो सीआईटी में अपील करने की कोई भी मॉनिटरी लिमिट नहीं होती। मतलब सीआईटी में हर पर्सन अपील कर सकता है, उसमें कोई मॉनिटरी लिमिट नहीं होती। आप सीआईटी में हर पर्सन विदाउट एनी मॉनिटरी लिमिट अपील कर पाएगा, ठीक है। बट अगर मैं आईटीटी की बात करूंगा ना तो आईटीटी में अपील करने की लिमिट होती है 50 लाख रुपए। मतलब मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आपके टैक्स का डिस्प्यूट, ये मैं रिवाइज लिमिट लिखवा रहा हूं जी, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, बच्चे को लिमिट याद नहीं होती, तो प्लीज आपने याद करनी है जी। अगर आईटीटी में अपील करनी है और आपका डिस्प्यूटेड टैक्स अगर 50 लाख से ऊपर का होगा
तभी आप आईटीटी में अपील कर पाओगे, नहीं तो आईटीटी में नहीं कर पाओगे। एक बच्चा कहता है सर गवर्नमेंट कह रही है तुमने 5,000 रुपये की टैक्स की चोरी की है, मैं आईटीटी में जाऊंगा। आईटीटी में 5,000 रुपये की चोरी के चक्कर में जाओगे ना सर, कान पकड़ के ना ऐसे मुर्गा बना देंगे कि मुर्गा, चलो मुर्गे बनो, यहाँ पे मुर्गा बना देंगे। वहाँ पे कम से कम 50 लाख से अगर ऊपर का डिस्प्यूट होगा फिर आईटीटी होगा, नहीं तो सीआईटी ने जो बोल दिया फाइनल हो गया जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, नहीं तो सीआईटी ने जो बोल दिया फाइनल हो गया। आपको अगर जाना है आईटीटी के पास कम से कम 50 लाख से ऊपर का केस होना चाहिए। अगर जाना है हाई कोर्ट के पास केस होना चाहिए 1 करोड़ से ऊपर का जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर जाना है हाई कोर्ट के पास केस होना चाहिए 1 करोड़ से ऊपर का, और अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है केस आपका 2 करोड़ का होना चाहिए। ये पहले लिमिट चेंज थी, अब नई लिमिट आ चुकी है जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो सबने नई लिमिट लिखनी है जी, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए। सीआईटी वाले में, सीआईटी में कोई लिमिट नहीं है। आईटीटी में जाने में 1 करोड़ की लिमिट है, हाई कोर्ट में सॉरी आईटीटी में 50 लाख की लिमिट है, हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपए की लिमिट है, और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपए की लिमिट है। बस ये बात ध्यान दो जी। अच्छा, ये तो हो गई मॉनिटरी लिमिट। अब फाइलिंग फीस क्या होगी? अब अगर आपको केस फाइल करना है सीआईटी में, अब लिखो यहाँ पे, अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है, इनकम की बात कर रहा हूँ, इनकम की, टैक्स की बात नहीं कर रहा। अगर आपकी जो इनकम असेस की गई है, मतलब डिपार्टमेंट ने बोला कि आपने 1 लाख की इनकम छुपाई है, भाई आपने 90,000 रुपये की इनकम छुपाई है, आपने 50,000 रुपये की इनकम छुपाई है, मतलब आपकी जो इनकम असेस की गई है अगर वो 1 लाख से कम है तो फाइलिंग फीस 250 रुपये की है। अगर असेस इनकम 1 लाख से ज़्यादा है, 2 लाख तक है, तो फीस है 500 रुपये की। सीआईटी बात कर रहा हूँ, सीआईटी की। और अगर आपकी इनकम 2 लाख से ऊपर है तो फीस आपकी 1,000 रुपये की है जी। मैं दोबारा बोलूँगा, आपके एग्जाम में कई बार फीस वाले क्वेश्चन बन जाते हैं जी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे बच्चा गलती करके आएगा या याद तो उसे होगा नहीं, याद उसे होगा ही नहीं, तो याद आपको करके चलने चाहिए। अगर 1 लाख से कम की बात होगी 250 रुपये फीस होगी, 1 लाख से ऊपर 2 लाख तक की बात होगी 500 रुपये की फीस होगी, और अगर 2 लाख से ऊपर की बात होगी तो 1,000 रुपये की फीस होगी। कब? अगर मुझे अपील करनी है सीआईटी, और अगर यही अपील मुझे आईटीएटी में करनी है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर यही अपील मुझे आईटीटी में करनी है तो 250 की जगह हो जाएगी 500, 500 की जगह हो जाएगी 1500, और यहाँ पे मैक्सिमम आपकी 10,000 तक की फीस एप्लीकेबल होगी। वैसे तो जितनी इनकम है उसका 1% और 10,000 विच एवर इज लेस, मतलब मैक्सिमम 10,000 से ऊपर की फीस एप्लीकेबल नहीं हो सकती आईटीटी वाले केस में। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई फीस गवर्नमेंट की तरफ से डिफाइन नहीं है, वो डिपेंड करता है केस टू केस, मतलब जो सिविल प्रोसीजर होंगे उसके बेस पे डिपेंड करेगा फीस कितनी है। तो आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा फीस का, या तो बनेगा सीआईटी का या बनेगा आईटीएटी का। ठीक है, तो मुझे फटाफट से बोल दो दोबारा से जी। पहले मुझे बोलो अपील करने का हिरार्की क्या है जी। इधर देखो ध्यान से, जल्दी बोलना, अपील करने का हिरार्की क्या है। सबसे पहली अपील कहाँ करूँगा जी? पहले अपील कहाँ करूँगा? सीआईटी अपील। फिर कहाँ करूँगा जी? आईटीएटी। फिर कहाँ करूँगा? हाई कोर्ट। बोलते रहो सर, चैट बॉक्स में लिखते रहो। फिर कहाँ करूँगा? सुप्रीम कोर्ट। सीआईटी में अपील करनी है फॉर्म नंबर 35, आईटीटी में फॉर्म नंबर 36, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फॉर्म नंबर नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। सीआईटी में अपील करनी है, कोई भी मॉनिटरी लिमिट नहीं है। आईटीटी में लिमिट कितनी है? 50 लाख रुपए, हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपए। फीस की बात करो, फीस की, अगर इनकम 1 लाख से कम है तो फीस यहाँ पे 250 रुपये, 1 लाख से ऊपर 2 लाख तक है फीस आपकी 500 रुपये की है, अगर 2 लाख से ऊपर है फीस आपकी 1,000 रुपये की है। अगर यही मुझे अपील करनी है आईटीटी में तो फिर 250 की जगह हो जाएगी 500, 500 की जगह हो जाएगी 1500, और मैक्सिमम 10,000 तक की फीस होगी। ये हमारी फीस हो गई। उसके बाद अगर मेरा केस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वाला है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वाला, उसके लिए मैं आईटीएटी के बाद जा ही नहीं सकता, लास्ट अथॉरिटी मेरी आईटीएटी है। और अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो फिर लास्ट अथॉरिटी मेरी क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट होगी। ये सारी बातें आपकी निकल के आती हैं। ये देखो जी, ये अपील का हिरार्की है इनकम टैक्स में। बस एक कॉन्सेप्ट मेरा बचा हुआ है जी, वो कॉन्सेप्ट है, एक होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील और एक होती है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिवीजन। अब ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील और रिवीजन, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है जी? याद करो सर, मैंने क्लास में कहा था कि अपील का मतलब होता है जिसमें केस हैंडल करने में टाइम लग जाता है। जहाँ पे केस हैंडल करने में टाइम लगेगा वो अपील है। बट जहाँ पे केस बहुत जल्दी सोल्व हो सकता है, मतलब जहाँ पे डिपार्टमेंट आपके ऑर्डर को तुरंत रिवाइज कर सकता है, वो सीआईटी रिवीजन है। अब ये रिवीजन और सीआईटी रिवीजन जो होती हैं ये 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है सेक्शन 263 में, एक होती है सेक्शन 264 में। याद करो, मैंने कहा था कि सेक्शन 263 की जो रिवीजन होगी ना वो डिपार्टमेंट के लिए होती है। मतलब अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है,
अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि वो रिवीजन में जाए, बच्चा कहता है सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिवीजन में क्यों जाएगा, क्योंकि हम तो उसके अगेंस्ट अपील कर रहे हैं ना सर। एक बात बताओ सर, ऐसा नहीं है हमेशा असेसी ही अपील करता है, डिपार्टमेंट भी अपील करता है। डिपार्टमेंट भी अपील करेगा, यस। जो अपील का हिरारके तुम्हारे लिए है वही सेम हिरारके डिपार्टमेंट के लिए भी है। एक बच्चा कह रहा है यार गजब हो गया है तो, बट डिपार्टमेंट कब अपील करेगा। एक बात बताओ जी, डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर मान लो आपके फेवर में है। कैसे फेवर में है, आपने ब्राइब दे दी, आपने रिश्वत दे दी। अब डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर था, सच्चा ऑफिसर, मान लो मनोज वाजपेयी, बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो, मेरा फेवरेट है जी, मैं सही बता रहा हूँ, मनोज वाजपेयी मेरा तो फेवरेट है, मतलब उसकी एक्टिंग जबरदस्त है। मान लो एक सच्चा ऑफिसर था, उसको लगा भाई साहब इसने तो गलत ऑर्डर पास कर दिया, ये ऑर्डर तो हमारे अगेंस्ट में है। अब अगर डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने डिपार्टमेंट के अगेंस्ट ही ऑर्डर पास कर दिया तो उसमें डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर जो हैं वो अपील कर सकते हैं जी। कैसे करेंगे, आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि मुझे अपील में नहीं जाना, मुझे रिवीजन में जाना है, तो उसके लिए वो सेक्शन 263 की रिवीजन के पास जाएंगे। और अगर असेसी को लगता है कि मुझे अपील में नहीं जाना, मुझे रिवीजन में जाना है, उसके लिए वो 264 के पास जाएगा। बट इतनी बात ध्यान देना जी, इतनी बात ध्यान देना, अगर 263 की रिवीजन में डिपार्टमेंट गया और रिवीजन जो रिवीजनल अथॉरिटी होती है उसने कह दिया कि भैया तुम्हारे अगेंस्ट ही ऑर्डर पास होगा, जो ऑर्डर पास किया था उस अथॉरिटी ने बिल्कुल सही था, तो इसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। बट अगर इस रिवीजनल अथॉरिटी ने असेसी के अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया ना, तो ध्यान रखना जी, ये आगे ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता, इसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। अच्छा, याद आ गया सर, याद आ गया, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर भी बना था सर, कि ऐसी कौन सी रिवीजन होती है, किस सेक्शन की रिवीजन होती है जिसके अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं होती, रिवीजन अंडर सेक्शन 264। तो बस ये बात ध्यान देना जी, रिवीजन अंडर सेक्शन 264 में जब रिवीजन होगी, उस रिवीजन के अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं होगी, मतलब जो रिवीजन में कहा होगा वही फाइनल डिसीजन होगा, उसके अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें दिक्कत है, आप रिट पेटिशन डाल दो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, आप सब जानते हो रिट पेटिशन होती है जी, आप वो डाल सकते हो, बट अपील नहीं कर सकते। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर ये समझ नहीं आ रहा, समझ में आ ही नहीं रहा, कैसे आएगा, पहले तो पढ़ा नहीं। कई बच्चे तो चैप्टर छोड़ ही जाते हैं, और जब इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, बच्चा कहता है क्वेश्चन बन गए, हम छोड़ के आएंगे। ठीक है, तो सर मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि याद करो, अपने क्लास में ऐसा पढ़ा होगा, आपने कहीं से पढ़ा होगा, चाहे सेल्फ स्टडी की होगी, आपने बातें पढ़ी होंगी जी। ठीक है, तो एक बार लास्ट टाइम पूरी क्लास जो एक बार दोबारा से गो थ्रू करना चाहती है, सीधे होके बैठ जाओ, सिर्फ 5 मिनट में और लूँगा, देन फिर इसको पैकअप करेंगे, क्योंकि हमारा 8:30 बजे भी सेशन है जी। ठीक है ना, 10 मिनट का सेशन है, तो 10 मिनट के बाद सेशन है, 10 मिनट में आज ध्यान रखना जी, 8:30 बजे वाले सेशन में जरूर आना, क्योंकि उसमें 3 कॉन्सेप्ट हैं, उसमें एग्रीकल्चर इनकम जिनको है ना कि रिवीजन रह गई है, उसमें मैं करवा दूंगा। उसमें एग्रीकल्चर इनकम का एक ही तो मेथड इंपॉर्टेंट है, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड, तो मैं वो करवा दूंगा जी। ठीक है, तो जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा तो कब होगा, टेंशन मत लो, 8:30 बजे मेरे को, मतलब जो लाइव प्रीमियर चलेगा उसमें एग्रीकल्चर इनकम वाला करवा दूंगा जी। और बाकी 2 टॉपिक और छोटे छोटे हैं, वो करवा के वो सीरीज भी हमारी आज खत्म हो जाएगी। ठीक है, बट मुझे लास्ट के 5 मिनट आपसे चाहिए पूरे के पूरे इस चैप्टर को रिवाइज करवाने के लिए। सीधे होके बैठो सर, बस लास्ट एक बार फिर दोबारा से लास्ट मुलाकात आज हमारी है। आज गाना नहीं चलाऊंगा, वो चन्ना मेरेया वो जीएसटी में चला दिया, बार बार चलाऊंगा तो बच्चे कहेंगे सर क्या कर रहे हो ये। ठीक है नहीं, बस अपनी दुआएं मुझे दे देना जी, अपना आशीर्वाद दे देना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये फटाफट से पूरी क्लास एक बार रिवाइज करवा दे मुझे। अपील में हिरार के बोलो दोबारा जी, अपील का हिरार के क्या है, सीआईटी, ऐसे याद करो सर, कोशिश क्या करो याद करने की। सबसे पहला सीआईटी अपील, फिर क्या हो गया आईटीटी, फिर क्या हो गया हाई कोर्ट, फिर क्या हो गया सुप्रीम कोर्ट। पहला फॉर्म नंबर 35, फिर होगा 36, आगे फॉर्म नंबर नहीं होंगे। सीआईटी अपील में कोई मॉनिटरी लिमिट नहीं है, आईटीटी में लिमिट 50 लाख रुपए, हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपए। फीस की बात करो, अगर इनकम 1 लाख से कम की है तो 250 रुपए, फिर 500 रुपए 2 लाख तक, फिर 2 लाख से अगर ऊपर होगी तो उस केस में 1000 रुपए की फीस होगी। वही सेम आईटीटी में 250 वाली 500 हो जाएगी, 500 वाली 1500 हो जाएगी, और 1000 वाली मैक्सिमम 10,000 रुपए हो जाएगी। ये फाइलिंग फीस है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई फाइलिंग फीस नहीं है, वो डिपेंड, मतलब फाइलिंग फीस नहीं का मतलब डिफाइन नहीं है, फाइलिंग फीस तो है, वो गवर्नमेंट कहती है मतलब जो सिविल कोर्ट के प्रोसीजर होंगे उस पर डिपेंड करेगा, वो केस कौन सा उसके बेस पे डिसाइड कर देंगे। उसके बाद गवर्नमेंट कहती है सीआईटी में अपील करोगे 30 दिन में करनी है, वहां 60 दिन में करनी है, वहां 120 डेज में करनी है, और सुप्रीम कोर्ट में जो अपील करनी है वो करनी है 90 डेज के अंदर। उसके बाद जी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अगर होगा तो लास्ट आईटीटी होगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर होगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, बस ये बात ध्यान देना जी। और
और हाँ, और अगर मान लो आप अपील के पास नहीं जाना चाहते हैं, आप रिवीजन के पास जा सकते हो। सीआईटी रिवीजन 263, 264, 263 डिपार्टमेंट के लिए है, 264 एसएससी के लिए है। डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अगर रिवीजन ने कुछ बोला वो अपील कर सकता है, बट अगर एसएससी के अगेंस्ट रिवीजन ने कुछ बोला वो फर्दर अपील नहीं कर पाएगा। 264 के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं होती, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी बातें आपके सामने निकल के आ रही हैं जी अपील की, ठीक है। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा जी। नहीं आया, एक बार वीडियो जब खत्म होगी दोबारा पीछे करके सुन लेना जी। आपने नोट्स उठा लेना, उसमें से एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। बिल्कुल छोटा चैप्टर है, एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन जरूर बनता है। दिसंबर 2020 के अंदर क्वेश्चन बना था, पता कौन सा? मॉनिटरी लिमिट वाला। आप एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन में साफ पूछा है हाई कोर्ट में अपील करने की मॉनिटरी लिमिट क्या होती है। इतना आसान क्वेश्चन, उसका आंसर क्या था? 1 करोड़ रुपये आंसर था बच्चे का। बच्चे को लिमिट ही याद नहीं थी। तो सर जो मैंने आपको ये डायग्राम जो बनवाया ना, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं दिखा दूंगा इस बार के एग्जाम में भी क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसमें से ही बन जाएगा। या तो फॉर्म नंबर वाला बन जाएगा, या फीस वाला बन जाएगा, या मॉनिटरी लिमिट बन जाएगा, या डेज बन जाएगा, बस ये क्वेश्चन बन जाएगा जी। और अगर आपको याद है तो फ्री का 1 नंबर है, नहीं तो फिर काम ही खत्म हो गया जी, ठीक है। तो फाइनली अब जाके जी हमारा ये टॉपिक था जो हमने रिवाइज किया, तो अब जाके हमारी पूरी रिवीजन एक तरह से ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब जो आपके छोटे मोटे चैप्टर बचे हैं सर, मतलब न्यू सिलेबस के तो ऑलमोस्ट 99.99% खत्म हो गए हैं। ओल्ड सिलेबस के इंटरनेशनल टैक्सेशन ऑलरेडी मैंने रिवाइज करा दिया है, मतलब प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके सीएस प्रोफेशनल की चेक कर सकते हो। जो 1-2 चैप्टर हैं आप रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत होगी मुझसे पूछ लेना, डाउट सेशन में आपको बता दूंगा जी। बहुत जल्दी आपके डाउट सेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। और बस थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए जी। और जो आपके फीडबैक होंगे इस सीरीज से रिलेटेड, मैं उम्मीद करूंगा आपसे फीडबैक की कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल लो, ताकि और का जो बच्चे नहीं देख पाए उनको पता लगे सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। और मैं हर एक मैसेज पढ़ूंगा सर आपके मतलब फीडबैक का, कि ये सीरीज़ मतलब जो स्टूडेंट दरबार की जो हमारी सीरीज़ थी, इतने सारे सेशन अप्रोक्सीमेट 40 घंटे से हमारे ऊपर लगे हैं इनकम टैक्स की रिवीजन में, आपको उससे क्या हेल्प मिली है। एक बार प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, मैं आपके मैसेज की वेट करूंगा। अगर आप मुझे प्यार करते हो, थोड़ा सा भी अगर रिस्पेक्ट मतलब करते हो दिल से, तो आपका फीडबैक मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि आपका आएगा। क्यों? क्योंकि सर मेरे लिए वो मोटिवेशन है। क्या इंप्रूव करना है वो भी बताओगे, क्या अच्छा रहा वो बताओगे, क्या चेंज आपकी लाइफ में आया, मतलब इनकम टैक्स में पहले क्या था अब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है नहीं बढ़ा, ये सारी बातें आप मुझे बताओगे, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है जी। और बस ये लास्ट में ही बोलूँगा, दुआओं में याद करना जी। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मिलेंगे अभी 5-10 मिनट के बाद 8:30 बजे फिर दोबारा से, और फिर रात को 10 बजे मिलेंगे लाइव। अभी 8:30 बजे लाइव प्रीमियर चलेगा जी, रात को 10 बजे मैं लाइव आऊँगा, उसमें हम करेंगे एमसीक्यूज़। और वो वाले एमसीक्यूज़ अभी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ जी, उसको आप डाउनलोड करके मेरे से पहले अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे साथ करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। और आज हमें 25 या 30 एमसीक्यूज़ कंप्लीट करने हैं आराम से, बहुत बढ़िया एमसीक्यूज़ होंगे, करने में आपको मजा आएगा जी, ठीक है। चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब 8:30 बजे और रात को 10 बजे। तो फाइनली अब जाके हमारी इनकम टैक्स की रिवीजन खत्म हो जाती है। बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि अगर आपका प्यार नहीं होता तो मे बी ये जर्नी मेरी कंप्लीट नहीं हो पाती। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि इतने सारे सेशन लगेंगे, बट मैंने लगाए हैं, दिल खोल के लगाए हैं, ताकि हर बच्चे के रिवीजन बढ़िया से हो पाए जी, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच जी, बाय 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 बाय। फीडबैक जरूर देना यार, फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में, जो आपके दिल से निकले ना वो बातें बोल देना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। और अगर किसी को कोई चीज़ बुरी लगी हो, सॉरी बोलता हूँ कान पकड़ के, उम्मीद करता हूँ मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं होगा जो आपके दिल पे लगा। नालायक बोलता हूँ तो प्यार में बोलता हूँ, कलरफुल बच्चे बोलता हूँ तो प्यार में बोलता हूँ, मैंने कभी दिल से कुछ ऐसे बोला नहीं आपको कभी गलत, बट अगर फिर भी बोला हो, किसी को दिल पे बात लगी हो, वंस अगेन सॉरी जी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, जय हिंद जी, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।